नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग शुरू करेंगे घटना चक्र के अंतर्गत यहाँ पे 23 नंबर टॉपिक काफ़ी ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग थ्योरी पोर्शन की, और थ्योरी पोर्शन तो इम्पोर्टेंट है ही है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपको लगभग 90 के आसपास MCQ भी सॉल्व करने का मौका मिलेगा, जो विगत किसी न किसी एग्जाम में अर्थात UPSC या फिर कई सारे स्टेट PCS में ऑलरेडी पूछा गया है। और इसकी उम्मीद भी है कि दोबारा इसे पूछा ही जाएगा, क्योंकि रिपीटेशन बहुत सारा होता है। एक स्टेट जो PCS है किसी दूसरे स्टेट PCS के द्वारा वैसे प्रश्नों को पूछ लिया जाता है। इसीलिए इस क्लास को मत छोड़िए, पूरा पूरा ठीक है, इसे देखने का प्रयास कीजिए। और ख़ासकर गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन संबंधित किस तरीके के प्रश्न बन के आते हैं, इसे आप ऑब्जर्व करने की कोशिश भी कीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन नए लोग हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में घटना चक्र की पूरी सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाएगी। अब आइए हम लोग एंट्री करते हैं टॉपिक में, गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। शुरू से देखते हैं हम लोग। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ। बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में हुई। महात्मा गांधी की अल्पवायु मैंने 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ विवाह हुआ, अर्थात बाल विवाह के शिकार हो गए। उन्होंने द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण यहाँ पे लिया हुआ था। क्या? द इनर टेम्पल, ठीक है, लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था। करमचंद गांधी पोरबंदर, वांकानेर एवं राजकोट राज्यों के दीवान थे। काफ़ी ठीक है, खाते पीते घर से थे, अच्छे खासे घर से थे। एक गांधी जी के पिता थे, इनका उपनाम कबा माने गांधी था। ध्यान रखिए, उपनाम कबा गांधी था। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। चूँकि आ गए बैरिस्ट्री पास करके, उनको एक केस के लिए भेज दिया गया दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका के लंबे आंदोलन के दौरान कई बार जेल की यात्रा की। अपने सहयोगियों की सहायता से उन्होंने टॉल्स्टॉय फर्म की स्थापना की और वहीं पे रहने लगे। ठीक है, टॉल्स्टॉय, फिनिक्स की फौज, आप लोगों ने हैरी पॉटर का नाम जरूर ही सुना होगा, उसमें इन सारे शब्दावलियों का आपको जिक्र सुनने के लिए मिल जाएगा। दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला, और इसकी जो भाषा थी गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था, क्योंकि बहुत सारे भारत के लोग दक्षिण अफ्रीका में जाके रहने लगे थे। महात्मा गांधी ने फिनिक्स अर्थात डरबन दक्षिण अफ्रीका में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी फिनिक्स की बात आए तो कहाँ पे? डरबन दक्षिण अफ्रीका में, डरबन सबसे इंपॉर्टेंट है। वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। इनके विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, कि भाई राज्य का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहो। मार्क्स का कॉन्सेप्ट था, ठीक है, साम्यवाद को लाना, अर्थात साम्यवाद समाजवाद का पूरा अंतिम करण है, मैंने अंतिम एकदम कड़ी है पूरी तरीके से। उसी तरीके से गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे, क्योंकि राज्य शोषण का कारण बनता है। तथा उन्होंने स्वयं दार्शनिक अराजकतावादी, ठीक है, आप इसको देख रहे हैं, फिलोसफिकल अनार्चिस्ट कहे जाने से गुरेज नहीं किया। सत्य तथा अहिंसा गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे। उन्होंने सत्य और अहिंसा को अपने स्वप्नों के नवीन समाज का आधार बनाया था। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी भी थे। समाजवादी, सबका, ठीक है, समानता का भाव लेके समाज कल्याण करने वाला, और फिर समाजवादी, ठीक है, वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हित को ध्यान रखते थे। वे सामाजिक न्याय के उदात्त सिद्धांतों को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे। वे अन्याय और अत्याचार के विरोधी थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा कि मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात अंतिम व्यक्ति तक, ठीक है, सर्वोदय की अवधारणा सभी लोगों तक। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी श्रम को असाधारण महत्व देते थे। ध्यान रखिएगा, असाधारण माने बहुत ही ज़्यादा श्रम को। वे इस सिद्धांत को क्रियात्मक रूप देना चाहते थे कि प्रत्येक से उसके सामर्थ्य के अनुसार काम लिया जाए तथा प्रत्येक को आवश्यकता अनुसार पारिश्रमिक भी दिया जाए। गांधी जी मार्क्सवादियों के भांति भावी आदर्श व्याख्या में राज्य की सत्ता नहीं मानते थे। गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ
जो कि वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी यहाँ पे कहा जा सकता है। आगे हम लोग मेंस में जब इसकी पढ़ाई करेंगे तो मैं विस्तृत आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में हड़ताल को सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था, जबकि उपवास को गांधी जी का सबसे अधिक प्रभावकारी अस्त्र मानते थे। उन्होंने अग्नि बाण कहा, किसको? तो ध्यान रखिएगा, हड़ताल को नहीं बल्कि उपवास को, क्योंकि इतने सारे इतने सारे लोगों के चहेते हैं। अगर कुछ यहाँ पे हो जाए उपवास के दौरान तो फिर बहुत बड़ी समस्या का वो भी कारण था। गांधी जी के सत्याग्रह सिद्धांत में सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना नहीं है, बल्कि उसका हृदय परिवर्तन करके उसके अपने अनुकूल बनाना है। यह कार्य सत्याग्रही अपने ऊपर कष्ट झेलकर करता है। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु सर्वोत्तम उपाय आत्मनियंत्रण बताया था। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 में एक गुजराती व्यापारी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका यहाँ पे गए थे। मैंने बताया था कब? 1893 में। बैरिस्ट्री पास कर लिए थे। वह अफ्रीका में लगभग 21 वर्ष रहे। जनवरी 1915 में भारत लौटे। जनता ने बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। आप सोचिए 21 वर्षों में गांधी जी वहाँ पे रह के अंग्रेजों की पूरी रग, समझ रहे हैं ना, एक एक रग से वहाँ पे वाकिफ हो गए थे। दक्षिण अफ्रीका के उनके संघर्षों और उनकी सफलताओं ने उन्हें भारत में अधिक लोकप्रिय बना दिया। इसीलिए कहा भी जाता है कि देखिए दक्षिण अफ्रीका को महात्मा गांधी के द्वारा बिल्कुल एक लैब की तरह कार्य किया अंग्रेजों के लिए। हर तरह का अंग्रेजों का पूरा उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया। भारत आने पर उनका संपर्क गोपाल कृष्ण गोखले से हुआ, जिन्हें गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु बनाया। उनके प्रभाव में आकर उन्होंने अपने भारत की सक्रिय राजनीति से जोड़ा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम वर्ष 1901 में आयोजित कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन में गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका पर प्रस्ताव भी पारित हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बहुत इंपॉर्टेंट नाम दिनसा वाचा ने की थी। और यहाँ पे ज्ञातव्य है कि गांधी जी अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के बीच में वर्ष 1901 में भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने बम्बई में अपने विधि कार्यालय की स्थापना भी की थी। महात्मा गांधी ने वर्ष 1915 में अहमदाबाद के कोचर क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की शुरुआत की। अब छोटे छोटे फैक्ट आ रहे हैं, आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण का दिया गया है। विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंध और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया उसमें नैतिकता, धर्म और मानवता का समावेश था, लेकिन गांधी जी के पूर्ण आदर्श राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत राज्य अर्थात सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं था। वे राज्य विहीन समाज माने स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, परंतु बाद में गांधी जी ने निष्क्रिय प्रतिरोध के स्थान पर सत्याग्रह शब्द का चुनाव किया। भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए इसका सर्वाधिक प्रयोग किया गया। हालांकि गांधी जी ने सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध में अंतर किया है। क्या अंतर है? निष्क्रिय प्रतिरोध एक राजनीतिक अस्त्र है, जबकि सत्याग्रह एक पूरी तरीके से इथिक्स या नैतिक शक्ति है कि भाई ये हमारा अधिकार है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान वर्ष 1917 में चंपारण से सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों को नष्ट करने को राष्ट्र के आत्मसम्मान से जोड़ते हुए कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, क्योंकि सबसे मूल कारण यही है। मार्केटिंग को भी समझते थे। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ, क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के कारण देसी वस्तुओं के उत्पादन तथा बिक्री को काफ़ी प्रोत्साहन मिला। अब आप इतिहास पढ़ेंगे, इंग्लैंड का इतिहास पढ़ेंगे, यूरोप वासियों के इतिहास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने
अपने व्यापारिक लाभ के लिए किस प्रकार से घरेलू व्यापार को पूरी तरीके से संरक्षित किया और भारत से जा रहे वस्तुओं का पूरी तरीके से उन्होंने रोक लगा दिया। लेकिन भारत ऐसा नहीं कर पा रहा था। लेकिन यहाँ पे आपको दिखाई देगा, स्वदेशी मूवमेंट के दौरान दिखाई देगा, महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इनटू द लास्ट, ऑन टू द लास्ट इसको बोला जाता है, पढ़ी थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि इस पुस्तक ने उनके जीवन को परिवर्तित कर दिया। गांधी जी के अनुसार इस पुस्तक का वह संदेश था कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, अर्थात द गुड ऑफ द इंडिविजुअल इट कंटेन इन द गुड ऑफ ऑल। इसी के आधार पर गांधी जी ने सर्वोदय माने द वेलफेयर ऑफ ऑल की अवधारणा का प्रतिपादन किया। और देखिए, भारत के संविधान में इसी को ध्यान में रखते हुए डीपीएसपी को लाया गया, अर्थात भारत के नीति निर्देशक तत्वों को लाया गया। धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा का थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया। सब यहाँ पे थिंक टैंकर लोग हैं। गांधी जी ने थोरो से सविनय अवज्ञा और कर बंदी की प्रेरणा पाई। रस्किन से गांधी जी ने शारीरिक परिश्रम का आदर करना सीखा तथा टॉल्स्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है से गांधी जी काफ़ी प्रभावित हुए और उनके अहिंसक असहयोग का आधार बना। गांधी जी ने जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया। गांधी जी कहते थे कि हरिजन सेवा मेरा जीवन श्वास है, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता। 1917 और 1918 में के आरंभ में गांधी जी ने 3 संघर्ष, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट चंपारण आंदोलन, ठीक है, चंपारण आंदोलन ध्यान रखिएगा, या अभी ईस्ट चंपारण और वेस्ट चंपारण में बट चुका है। अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरातों में, यहाँ पे मैंने अहमदाबाद और खेड़ा दोनों गुजरात में यहाँ पे हिस्सा लिया। चंपारण तथा खेड़ा आंदोलन किसानों का आंदोलन था, जबकि अहमदाबाद का आंदोलन औद्योगिक मजदूरों का आंदोलन था। बिहार में हुआ चंपारण सत्याग्रह भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह है। 19वीं सदी के आरंभ में गोरे बागान मालिकों ने चंपारण के किसानों से एक अनुबंध के आधार पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, गोरे बागान किसने, मालिकों ने, ध्यान रखिएगा, विनिश्चित करा लिया कि उन्हें अपनी जमीन के 3/20, ठीक, इसको 3 कठिया पद्धति भी बोला जाता है, भूभाग में नील की खेती करना अनिवार्य है, जिसे 3 कठिया पद्धति के नाम से जाना जाता है। समझ रहे हैं ना? अच्छा, 20 कट्ठा में 3 कट्ठा कम से कम उसको नील लगाना पड़ेगा, नील की खेती करना पड़ेगा। गोरे बागान मालिकों ने किसानों की मजबूरी का फायदा उठाकर उन्हें अनुबंध से मुक्त करने के लिए लगान एवं गैर कानूनी अबवाबों की कर यहाँ पे जो दर है मनमाने ढंग से बढ़ा दी। किसानों की इसी उत्पीड़न के विरोध में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ किया। मामले की जांच के लिए सरकार ने कमेटी गठित की, जिसमें गांधी जी को भी सदस्य बनाया गया। बागान मालिक अवैध वसूली का 25% वापस करने पर राजी हो गए। इस प्रकार गांधी जी द्वारा चलाया गया पहला सत्याग्रह ही सफल रहा। भारत में महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या की जांच करने के लिए पंडित राजकुमार शुक्ल, इतना इंपॉर्टेंट नाम है कि इसको स्टेट पीसीएस या फिर बिहार में कोई भी एग्जाम होता है जनरली पूछ लिया जाता है, पंडित राजकुमार शुक्ल ने राजी किया था तथा चंपारण समस्या की जांच गांधी के सहयोगियों में आचार्य, इसमें कुछ और नाम है, जेबी कृपलानी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, CF एंड्रयूज, ठीक है, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह, राजकिशोर प्रसाद, HS पोलाक इत्यादि शामिल थे। NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। किसने? NG रंगा ने। जबकि रविंद्रनाथ टैगोर ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही उन्हें महात्मा गांधी की उपाधि दी थी। चंपारण सत्याग्रह के बाद गांधी जी का अगला प्रयोग वर्ष 1918 में अहमदाबाद की कॉटन मिल मालिकों और मजदूरों में प्लेग बोनस को लेकर विवाद में हस्तक्षेप करना था। वहाँ पे फुल मजदूरी नहीं मिल रही थी और यहाँ पे प्लेग बोनस, ध्यान रखिएगा। गांधी जी ने मालिकों और मजदूरों को इस सारे मामले को एक ट्रिब्यूनल को सौंप देने पर राजी कर लिया कि भाई वो ट्रिब्यूनल आएगी, जांच करेगी, देखरेख करेगी, फिर अपना रिपोर्ट देगी, उसको लागू किया जाएगा। लेकिन बाद में मालिकों ने 20% बोनस देने की घोषणा कर दी और इसे स्वीकार न करने पर मजदूरों को नौकरी से निकालने की धमकियां दे दी। मालिकों के इस व्यवहार को उन्होंने गंभीरता से लिया तथा मजदूरों को हड़ताल पर जाने को कहा। मजदूरों का उत्साह बढ़ाने तथा संघर्ष तेज करने के लिए इन्होंने खुद अनशन पर बैठने का फैसला किया। इनके अनशन का मालिकों पर असर पड़ा और वे सारे मामलों को ट्रिब्यूनल को सौंपने को राजी हो गए।
बाद में ट्रिब्यूनल ने 35% बोनस देने का फैसला सुनाया। उसी तरीके से देखिए अब लगातार चल रहा है, गांधी जी की सफलता चरम पे है। वर्ष 1918 में गुजरात के खेड़ा में किसानों की फसल नष्ट हो जाने के बाद भी सरकार ने लगान में छूट नहीं दी थी। अब याद रखिए जो इलाका है, ठीक है, उधर पूरी तरीके से जो लगाया गया है महालवाड़ी व्यवस्था के तहत आप ठीक है कह सकते हैं। भू राजस्व उगाही स्थगित नहीं की। इसी मुद्दे पर महात्मा गांधी ने खेड़ा के किसानों के पक्ष में सत्याग्रह संगठित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। जुलाई 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो पर बोलते हुए गांधी जी को संबोधित किया कि भारत की स्वाधीनता का आखिरी युद्ध शुरू हो चुका है। राष्ट्रपिता, भारत की मुक्ति के इस पवित्र युद्ध में हम आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। दूसरा, नोवा खाली काल में, ठीक है, नोवा खाली काल में प्यारे लाल महात्मा गांधी के सचिव थे। ध्यान रखिएगा, कौन? प्यारे लाल। उनकी बहन डॉक्टर सुशीला नायर गांधी जी की व्यक्तिगत चिकित्सा थी। प्यारे लाल ने गांधी जी के दांडी मार्च में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। जमना लाल बजाज कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी समाजी कार्यकर्ता और महात्मा गांधी के निकट सहयोगी थे। इनका जन्म जयपुर में हुआ था। इन्हें वर्धा में एक धनवान व्यापारी ने गोद लिया था। वे वर्ष 1915 में गांधी जी के संपर्क में आए तथा जीवन भर उनके अनुयायी रहे। 30 वर्ष की अवस्था में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भाग लिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति के विरोध में उन्होंने राय बहादुर की उपाधि त्याग दी। ये कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे तथा गांधी सेवा संघ के संस्थापक थे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। नेक्स्ट आइए बात करते हैं हम चार्ल्स एंड्रूज, माने दीनबंधु एंड्रूज जिनको भी बोला जाता है। सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्रधानाध्यापक थे। बहुत ही फेमस कॉलेज है सेंट स्टीफन कॉलेज। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले तथा महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका के फिनिक्स फोरम में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने ही गरीबों के प्रति इनकी निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया। एंड्रूज 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी का प्रथम आगमन 20 दिसंबर 1920 को, अब जो भी ये छत्तीसगढ़ पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 20 दिसंबर 1920 को रायपुर स्थित कहाँ पे हुआ? धामतारी में हुआ। इसके अतिरिक्त वे नवंबर में यहाँ आए थे। भारत की स्वाधीनता के समय गांधी जी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। वर्ष 1934 में गांधी जी ने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा फिर वे कांग्रेस के औपचारिक रूप से सदस्य नहीं बने। तथापि राजनीतिक परिदृश्यों पर उनका शक्तिशाली मार्गदर्शी प्रभाव छाया रहा। अर्थात नहीं रहे इसका मतलब ये नहीं है कि उनका पूरी तरीके से अपना हाथ हटा लिया। उनका, ठीक है, मार्गदर्शन हमेशा कांग्रेस पे बना रहा। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की थी, जहां वे 1910 तक रहे। अब दक्षिण अफ्रीका में जाइए। गांधी जी अपनी लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांतों को लागू किया। गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था जहां की जलवायु, भूमि तथा वहां के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए। इनकी अर्थनीति सभी तरह के शोषण का विरोध करती है, चाहे वह शोषण देश के भीतर एक वर्ग या दूसरे वर्ग का हो या फिर बाहर से हो। गांधी जी इसको दूर करने के लिए ऐसी प्रणाली कायम करना चाहते थे जिसमें व्यक्ति अपनी मौलिक प्रयत्न के द्वारा स्वतंत्र वातावरण में श्रम और कार्य कर सके। इसके लिए वे स्वदेशी उद्योगों का पुनरुद्धार करना चाहते थे ताकि लोगों को पर्याप्त भोजन मिल सके, वे भूख से पीड़ित न हो। इसके लिए गांधी जी ने कुटीर उद्योग जैसे गुड़ बनाना, घास कुटना, तेल पेरना, कागज बनाना, चमड़े का काम करना आदि पर जोर दिया। इससे गांधी जी का मानना था कि गरीबों और शोषितों का आर्थिक और सामाजिक सुधार करने में मदद मिलेगी। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने गांधी जी को गोली मारकर हत्या कर दी। ठीक है, उनकी मृत्यु पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है, हमारे चतुर्दिक अंधकार ही अंधकार है। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपसे क्या कहूँ और कैसे कहूँ। राष्ट्रपिता जिन्हें हम प्यार से बापू कहते थे हमारे बीच नहीं रहा। ठीक है,
तो ये था पूरा पूरा देखिए थ्योरी पोर्शन। इतने सारे तथ्य है कि मैं इसको बता नहीं सकता हूँ। एक साथ कंपाइल करके ठीक है इसको घटना चक्र में शामिल किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब आइए हम लोग उतना ही इम्पोर्टेंट लगभग 90 प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए आप सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। करमचंद गांधी दीवान थे, कहाँ के दीवान थे? ठीक है, पोरबंदर, राजकोट, ठीक है, वांकानेर, तीनों के। इनका उपनाम क्या था? ध्यान रखिएगा, कबा। दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? उस पत्रिका का नाम था इंडियन ओपिनियन। तो देखिए दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला। यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था तथा वर्ष 1904 में डरबन में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की। फिनिक्स फॉर्म यहाँ पे कहाँ है? डरबन, दक्षिण अफ्रीका में। M.K. गांधी समर्थक थे। किसके समर्थक थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद के ये समर्थक थे। गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावाद कहे जाने से गुरेज नहीं किया। ठीक है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य तथा अहिंसा। सबसे युगल सिद्धांत यही थे, सत्य तथा अहिंसा, राम राज्य के युगल सिद्धांत। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ यहाँ पे क्या है? अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, यानी किसी भी कीमत पे सत्य का रास्ता नहीं त्याग करो। महात्मा गांधी ने सत्य और अहिंसा को अपने सपनों के जीवन, अपने सपनों के नवीन समाज का आधार बनाया। गांधी जी कहा करते थे कि सत्य और अहिंसा को निरपेक्ष रूप से अंगीकार करना आवश्यक है। अहिंसा मेरे धर्म का सिद्धांत है, वही मेरे कर्म का अंतिम सिद्धांत है। सत्याग्रही का अनिवार्य कर्तव्य है कि वह अहिंसा द्वारा सत्य का साक्षात्कार करने का प्रयत्न करे। गांधी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा यहाँ पे सही है? क्या सही है? तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी, सबसे ही सटीक स्टेटमेंट है। देखिए गांधी जी ने राज्य संबंधी विचारों को व्यवहारिक दृष्टिकोण से व्यक्तिवादी कहा जा सकता है। गांधी जी एक सच्चे समाजवादी थे। वे व्यक्ति के हित के साथ साथ समाज के हितों को ध्यान रखते थे। गांधी जी ने लुई फिशर से स्वयं कहा, मैं सच्चा समाजवादी हूँ। मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय, अर्थात अंतिम व्यक्ति तक, सभी व्यक्तियों तक सारी की सारी सुविधाएं पहुंचनी चाहिए। गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं कहते थे, मैं उस समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अर्थात क्या है? एक वैज्ञानिक समाजवाद जिसको कार्ल मार्क्स को बोला गया, वही तो था। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, गांधी की सत्याग्रह पर रणनीति में निम्नलिखित में से किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है हड़ताल को, और सबसे प्रथम स्थान प्राप्त है उपवास को। गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन यहाँ पे सही नहीं है? करेक्ट उत्तर हो जाएगा इसका ए। सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को यहाँ पे क्या करना है? पराजित करना है। हमेशा सत्य के मार्ग को अपना के, अर्थात साधन की भी पवित्रता पर बल देते थे और साध्य की पवित्रता पर बल देते थे। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? गरीबी का अस्थायित्व। सबसे ही ध्यान रखिएगा, गरीबी का अस्थायित्व। गांधी जी ने कहा था गरीबी का अस्थायित्व हिंसा का क्रूरतम रूप है। पॉवर्टी इज द वर्स्ट, ठीक है, वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया? आत्मनियंत्रण। ध्यान रखिएगा, आत्मनियंत्रण, ठीक है, मतलब होते हैं ना आत्मनिर्भर बनो। तो भाई कॉन्फिडेंशियल रहो कि भाई हमको फैमिली मैनेजमेंट करनी है। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? करेक्ट उत्तर हो जाएगा 21 वर्ष। ठीक है, गांधी जी 21 वर्ष रहे। 1993 में गए, 1915 में वापस लौटे। किसका केस लड़ने गए थे? ध्यान रखिएगा, गुजराती व्यापारी दादा अब्दुल्ला। ध्यान रखिएगा, दादा अब्दुल्ला। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? 1915 ईस्वी में वापस लौटे। दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस स्टेशन का यहाँ पे नाम है, ठीक है, पीटर मारिट्सबर्ग। ध्यान रखिएगा, पीटर मारिट्सबर्ग, जिनको ठंड के समय मैंने फेंक दिया गया। गांधी खुद बोलते कि मरते मरते हम बचे हुए थे। दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान महात्मा गांधी को नस्लीय भेदभाव का सामना करना पड़ा था। एक बार ट्रेन में प्रथम श्रेणी के पास होते हुए भी उन्हें सामान्य बोगी में स्थानांतरित कर दिया गया, जिसका उन्होंने प्रतिरोध किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें पीटर मारिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से फेंका गया था।
एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? किस एक में? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 में भाग लिया हुआ था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है। किसके? अहमदाबाद। ध्यान रखिएगा 1915 में अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में, कहाँ पे? कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की थी। यह आश्रम विभिन्न आर्थिक गतिविधियों के संचालन की सुविधा की दृष्टि से 17 जून 1917 को साबरमती नदी के किनारे स्थानांतरित कर दिया गया। नेक्स्ट 17, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था। इसे क्या कहा गया? इसको बोला गया सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? सबसे पुराना क्या हो जाएगा? फिनिक्स, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थापित किया गया था। तो महात्मा गांधी ने फिनिक्स डरबन दक्षिण अफ्रीका में वर्ष 1904 में एक आश्रम स्थापित किया। फिनिक्स आश्रम को 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया है। फिनिक्स महात्मा गांधी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम था। नेक्स्ट, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया हुआ था? कहाँ अपनाया था? तो सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में। दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने एक पारसी रुस्तम जी द्वारा खोले गए धर्मांत अस्पताल में परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्य आरंभ किया। यहाँ पर उन्होंने कंपाउंडर के रूप में, समझ रहे हैं ना, हेल्थ सपोर्टर के रूप में स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान की। उन्होंने बोअर युद्ध के समय घायल सिपाहियों की देखभाल एवं सेवा कार्य भी किया। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? इनके राजनीतिक गुरु थे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोखले अपने राजनीतिक दर्शन में सच्चे उदारवादी थे। वह समभाव और मृदु न्यायप्रियता में विश्वास करते थे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि देश का पुनरुद्धार राजनीतिक उत्तेजना के बवंडरों में नहीं हो सकता। वह साध्य और साधन दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। गोखले के इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य था, राजनीति का तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। ध्यान रखिएगा, जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी राजनीति को सामाजिक उत्थान और जन कल्याण के लिए सक्रियता समझते थे। इसके संबंध में गांधी जी के द्वारा सर्वाधिक महत्वपूर्ण सुझाव राजनीति के क्षेत्र में सत्ता के विकेंद्रीकरण को दिया गया, अर्थात पावर ऑफ सेपरेशन, कि सत्ता अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। समझ रहे हैं ना, मैंने सत्ता की जो भी अलग अलग विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विकेंद्रीकृत सत्ता से उनका तात्पर्य था ग्राम पंचायतों को अपने गांवों का प्रबंधन और प्रशासन करने के लिए सक्रिय करना। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से उनमें कौन विशेषताएं यहाँ पे नहीं है? सबसे यहाँ पे सत्ता, इससे एकदम हमेशा बोलते थे राज्य, ठीक है, एक तरीके से लोगों के अधिकारों को छीनता है, लोगों के अधिकारों पर अंकुश लगाता है, इसीलिए सत्ता को दूर करो। स्टेटलेस, ठीक है, स्टेटलेस सोसाइटी की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा? उनका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के भतीजे मगन लाल, ध्यान रखिएगा, मगन लाल गांधी द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग एक प्रतियोगिता में किया गया, जिसमें उनको पुरस्कार प्राप्त हुआ। सत्याग्रह शब्द का अर्थ सत्य और दृढ़ता से लिया जाता है। बाद में महात्मा गांधी ने इसमें सुधार कर इसे सत्याग्रह शब्द में परिवर्तित किया। अतः स्पष्ट है कि सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द का प्रयोग महात्मा गांधी द्वारा किया गया। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया हुआ था? उनका नाम क्या है? महात्मा गांधी। ठीक है, 1917 में भारत में सबसे पहले प्रयोग किया गया, चंपारण में 3 कठिया पद्धति के खिलाफ। किसके खिलाफ हुआ था? तो ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो भी गोरे बागान मालिकों के खिलाफ। निम्नलिखित में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? इसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। पहला ही स्टेटमेंट देखिए, स्वतंत्रता की जब बात आ गई, पहला स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। तो गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में किए गए संघर्ष को निष्क्रिय प्रतिरोध का नाम दिया गया, परंतु भारत में उसको क्या किया गया? सत्याग्रह का नाम दिया गया। क्यों? क्योंकि भाई सत्य के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? लड़ रहे हैं। सत्य के लिए हम लोग किसी भी कीमत में जाने के लिए यहाँ पे तैयार हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? गांधी पढ़ रहे, गांधी जी के द्वारा बोला गया था, महात्मा गांधी जी के द्वारा विदेशी वस्त्रों की बर्बादी उसके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा क्या मानता था?
ठीक है। तो ब्रिटेन भारत को एक बहुत बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था कि भाई रॉ मटेरियल वहाँ से ले आओ और तैयार वस्तुओं को भेज दो वहाँ पे। बिल्कुल सटीक है। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले तो पता ही होना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ पे चंपारण हो जाएगा। असहयोग देखिए सबसे, ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हो जाएगा 1 और 4। 1 4 देखिए ऐसा ऑप्शन एक ही है, 1 और 4, ठीक है। बी, बीच में कितने लोग कन्फ्यूजन हो जाता है, अहमदाबाद, मिल और खेड़ा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले चंपारण, उसके बाद अहमदाबाद, उसके बाद खेड़ा। अहमदाबाद, ठीक है, मजदूरों संबंधित, खेड़ा हो जाएगा किसानों से, चंपारण हो गया किसानों से, और असहयोग आंदोलन यहाँ पे हो जाएगा असहयोग, मैंने अंग्रेजों को सहयोग नहीं देना है, स्वदेशी को बढ़ावा देना है। टाइम भी दिया है देखिए 1917 चंपारण में, अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918, खेड़ा मार्च 22 दिया 1918, असहयोग आंदोलन 1920-22 में। निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह यहाँ पे कौन सा था? पहला जो सत्याग्रह भारत में था चंपारण, ध्यान रखिएगा चंपारण। वहीं राजकुमार शुक्ल के प्रतिवेदन पे गए हुए थे वहाँ पे, ठीक है, और बागान मालिकों के खिलाफ था। बार बार रिपीट हो रहा है, एक्सप्लेनेशन बार बार करना ठीक नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन महात्मा गांधी के बारे में यहाँ पे सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में क्या की थी? प्राप्त की थी प्रारंभिक शिक्षा, बिल्कुल सही है। कस्तूरबा के साथ विवाह 13 वर्ष की आयु में होगा, बिल्कुल सही है। बाल विवाह के शिकार हो गए। उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया, ये भी बिल्कुल सही है। वे रस्किन के पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए, ये भी बिल्कुल सही है। और एक उत्तर हो जाएगा यहाँ पे डी। पूरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू दिस लास्ट नामक पुस्तिका में प्रतिबंधित होती है, और इस पुस्तिका ने उनके जीवन को बदल डाला। इस पुस्तिका का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला? उसका संदेश यहाँ पे है, ठीक है, कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में यहाँ पे निहित है। ये स्टेटमेंट ऊपर दिया है, थ्योरी पोर्शन में दिया हुआ है साफ साफ। महात्मा गांधी ने अपने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट पढ़ी थी, और इसी में, ठीक है, तीन बातों को गांधी जी के द्वारा नोट किया गया था, जिसमें एक सबसे प्रमुख बात थी कि व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित होना चाहिए। गांधीवादी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? ठीक है, रस्किन, थोरो से, टॉल्स्टॉय, सभी से, उपयुक्त सभी से। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? देख पा रहे हैं यहाँ पे, पहला ही हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, ऑलरेडी, ठीक है, इसको बंगाल विभाजन के समय यहाँ पे कर लिया गया, तो ध्यान रखिएगा 1905 में ये हुआ था। निम्नलिखित सत्याग्रहों में किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने यहाँ पे नहीं किया हुआ था? किसका नेतृत्व? बारदोली, ध्यान रखिएगा, बारदोली सत्याग्रह। बारदोली सत्याग्रह का आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया 1928 में। इसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अभी इस समय आप इसको इम्पोर्टेंट लगा के चल सकते हैं। सरदार पटेल काफ़ी चर्चा में रहते हैं, हो सकता है पूछ दे। निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में यहाँ पे कौन सही है? जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत, बिल्कुल सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, बिल्कुल सही है। अर्थात चारों के चारों यहाँ पे सही है। एक्सप्लेनेशन में आप देखिए, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं गांधी जी कहे थे कि हरिजन सेवा मेरा, ठीक है, जीवन श्वास है, अर्थात मैं अगर हरिजनों की सेवा नहीं करूँगा तो फिर मैं मर जाऊँगा, इसीलिए इसके बिना मैं एक क्षण जिंदा नहीं रह सकता। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ किया था, अतः उपयुक्त सभी विकल्प सही है। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? उनको बोला गया था, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। देखिए कितना पूछा गया है, ये बहुत ही फेमस नाम, सुभाष चंद्र बोस। गांधी के नाम से पहले महात्मा जोड़ा गया, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया चंपारण सत्याग्रह के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है, जोड़ा गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट, नोआखाली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? कौन थे यहाँ पे? ठीक है, देखिए अब प्यारे लाल, ध्यान रखिएगा, प्यारे लाल। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? उस आंदोलन का नाम है वायकोम सत्याग्रह, ध्यान रखें, वायकोम सत्याग्रह, ठीक है, 1939 में देखिए यहाँ पे हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी का छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? हुआ था 20 दिसंबर 1920 को, ठीक है, धमतारी में हुआ था।
ठीक है, छत्तीसगढ़ के रायपुर के धमतारी में। इसके अतिरिक्त वे 24 नवंबर 1933 को वहाँ पे गए थे, पुनः गए थे। गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? जेबी कृपलानी, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ध्यान रखिएगा। जेबी कृपलानी एक शिक्षक, ठीक है, उनका प्रोफेशन था। निम्न उद्योगपतियों में से कौन व्यक्ति लंबे समय तक एआईसीसी के खजांची रहे तथा सन 1930 में जेल भी गए? उनका नाम था जमना लाल यहाँ पे बजाज। सेठ जमना लाल बजाज गांधी जी के निकट सहयोगी में से थे। वे लंबे समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे। वे वर्ष 1923 में झंडा सत्याग्रह में भाग लेने के लिए तथा पुनः वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल गए। भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है। यह उपयुक्त विवरण किसका है? जमना लाल बजाज का। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेजी मित्र थे। उनका नाम क्या था? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। यही है चार्ल्स एंड्रूज, जिनको दीनबंधु एंड्रूज सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली में प्राध्यापक थे। भारतीयों से इनका गहरा लगाव था। वे हर तरह से भारतीय बनना चाहते थे। रविंद्रनाथ टैगोर, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी से इनके घनिष्ठ संबंध थे। ये दक्षिण अफ्रीका का फिनिक्स फॉर्म में गांधी जी के साथ रहे। गांधी जी ने गरीबों के प्रति निरंतर चिंता को देखते हुए दीनबंधु की उपाधि से सम्मानित किया था। एंड्रूज वर्ष 1925 और 1927 में ऑल इंडिया ट्रेड के अध्यक्ष भी रहे। गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए वे गांधी जी के साथ एक सहयोगी के रूप में लंदन भी गए। 46, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, ठीक है, ध्यान से देखते चलिए सब, तब जाके आप लोग सफल हो पाएंगे। क्योंकि देखिए सफलता का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है, आपको ये प्रक्रिया से, ठीक है, गुजरना पड़ेगा, तपना पड़ेगा। निम्नलिखित में से किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया था? उस, ठीक है, कारागार को, उस जेल को नाम था यहाँ पे यरवदा। यरवदा बहुत इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित। गांधी जी को वर्ष 1930 में बंदी के रूप में भेजा गया। यहाँ से गांधी जी साबरमती के आश्रम वासियों को प्रत्येक सप्ताह पत्र के रूप में अपने संदेश भेजा करते थे। यरवदा जेल में गांधी जी ने अपने अनुभव तथा आध्यात्मिक प्रगति की समीक्षा करते हुए यरवदा कारागार को मंदिर की संज्ञा दी। नेक्स्ट, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी डैश डैश क्या थे? कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, बल्कि कांग्रेस का मार्गदर्शन तो किए, लेकिन कांग्रेस के सदस्य नहीं रहे। 1934 में उन्होंने कांग्रेस के पद से इस्तीफा दे दिया था। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये बोला गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है, नाथूराम गोडसे के द्वारा जब बोला गया, तो नेहरू का जो, ठीक है, वक्तव्य था उस समय, जो उनकी जो भावनाएं थी, जो उन्होंने पूरे देश को प्रकट किया, उसमें एक शब्द था जिसे हम प्यार से बापू कहते थे, हमारे बीच नहीं रहे। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया? माउंट बेटन के द्वारा बोला गया। लास्ट में आपको याद होगा, ठीक है, माउंट बेटन जब लास्ट में आएगा उसी समय भारत, ठीक है, आज़ाद होगा। माउंट बेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की तथा कहा कि जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही नहीं कर सकते वो गांधी जी ने कर दिखाया। 50 नंबर, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर यहाँ पे व्यतीत करे? किसने बोला था? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। गोपाल कृष्ण गोखले ने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान के साथ लेकिन मुंह बंद कर यहाँ पे व्यतीत करे। 51, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? किसने दी थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा दिया गया था। देखिए 1915 में। निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते हैं? निम्नलिखित में से, ठीक है, कौन कहा करते थे? M.K. गांधी, महात्मा गांधी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? कौन? M.K. गांधी, महात्मा गांधी। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आरंभ किया था कहाँ पे? मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये सब वही कहानी है, बार बार देखिए रिपीट किया जा रहा है इसको। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? कहाँ पे? अहमदाबाद की हड़ताल, वहीं जो मिल मजदूरों की हड़ताल में गांधी ने बोला कि जाके भाई, ठीक है, भूख हड़ताल करो। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जनभाषण कहाँ दिया था? वो जनभाषण जो दिया था सबसे पहला, ध्यान रखिए, वाराणसी में। और वाराणसी में BHU की जो स्थापना हुई थी 1916 में, देखिए यहाँ पे
16 में। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहाँ से आरंभ किया था? कहाँ से आरंभ किया हुआ था बंधुआ मजदूरों को? इसका देखिए यहाँ पे मेंस में यूपी लोअर में पूछा गया, स्टार मार्क दिया गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसा बंधुआ मजदूरों के लिए यहाँ पे, ठीक है, जो बातें किया गया बिहार में चंपारण में, वो तो भाई 3 कठिया पद्धति को लेकर था, नील की खेती को लेकर था, ठीक है। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, इसीलिए इसको स्टार लगा दिया गया। तो कहाँ से किया गया था? देखिए उस एग्जैक्ट तो यहाँ पे होना चाहिए, आप अगर इसमें अगर चंपारण दिया होता तो कुछ हद तक सही भी हो जाता। पटना दिया है, देखिए बिहार में। 1917-18 में अहमदाबाद में गांधी जी द्वारा चलाए गए सत्याग्रह में किसने हिस्सा लिया था? किसने हिस्सा लिया था? मजदूरों ने हिस्सा लिया। चंपारण की सफलता के बाद आ गया अहमदाबाद, वही मिल मजदूरों को लेके। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? वो था अहमदाबाद संघर्ष। औद्योगिक मैंने जहाँ पे कल कारखाने वाली गतिविधियाँ हो। निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? किसके लिए किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए किया गया था। बहुत देखिए माइक्रो लेवल का क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से देखते चलिए। गांधी जी के ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के प्रतिपादन के संबंध में निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही है? ये कब किया गया था? दक्षिण अफ्रीका 1903 में किया गया। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित की, जहां वे वर्ष 1910 तक रहे। गांधी जी अपने लॉ फर्म में ट्रस्टीशिप के सिद्धांत को लागू किया। विकल्प में दिए गए अन्य शहरों के साथ जो वर्ष दिए गए हैं उन वर्षों के दौरान गांधी जी जोहान्सबर्ग में मौजूद थे, इसीलिए करेक्ट हो जाएगा 1903। दिल्ली देखिए 1905, 1904, 1906 इस समय तो गांधी, ठीक है, आए नहीं थे। गांधी आए 1915 में और लौटे भारत में। नेक्स्ट, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? कौन सही नहीं है? वे यूएसएसए में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ध्यान रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। उनका यही मानना था कि भाई लोगों को श्रम के लिए लोगों की भी ज़रूरत है, क्योंकि लोग श्रम करेंगे तभी जाकर उनका पेट भर पाएगा। सारी काम मशीनें कर देगी तो उस समय, ठीक है, लोग भूखे मर जाएंगे। तो वे मशीनों के पक्षधर नहीं थे। इसके पीछे कुछ न कुछ कारणों को समझना पड़ेगा, इसीलिए नहीं कि पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी के समर्थक नहीं थे। देखिए गांधी जी का विचार था कि प्रत्येक देश की अर्थव्यवस्था जहाँ की जलवायु, भूमि तथा वहाँ के निवासियों के स्वभाव को ध्यान में रखते हुए निश्चित की जानी चाहिए, और इन बातों के आधार पर जहाँ तक अमेरिका का संबंध है उन्होंने वहाँ के मशीनीकरण का विरोध नहीं किया, जबकि विकल्प ए, बी तथा सी समर्थन यहाँ पे गांधी जी करते थे। एम.के. गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। कब? उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके। इसीलिए बोला कि कुटीर उद्योग के द्वारा, ठीक है, जो भी सक्षम है यहाँ पे दिया, सिलाई बनाना, गुड़ बनाना, घास बनाना, तेल, जो भी माइक्रो लेवल तक छोटे छोटे काम है, वे लोग कम से कम अपनी आजीविका के स्रोत को बनाए रखने के लिए इन सब कामों को बढ़ावा दिया करे। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या था? कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए हो। सबसे इंपॉर्टेंट इनोवेशन, इससे और बेहतर क्या हो सकता है? आज भी है मिनिमम, ठीक है, बोलते हैं ना मिनिमम फ्रिक्शन मैक्सिमम वर्क। कौन सी घटना सबसे पहले हुई? ये हुई है चंपारण सत्याग्रह, ठीक है, यहाँ पे दिया गया है, सब देख लीजिए आप लोग। किसने यूरोपियन नील बगानों मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया? नाम है राजकुमार शुक्ल के द्वारा। चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। गांधी जी ने भारत में पहली बार सत्याग्रह आंदोलन बिहार में कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में किया। गांधी जी का चंपारण आंदोलन था किसके लिए था? नील कर्मियों की समस्याओं का समाधान के लिए था। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा हुआ था? 3 कठिया पद्धति से जुड़ा था। चंपारण जनपद में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था किसानों के द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करवाना। 3 कठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? ये यहाँ पे सी, चंपारण में नील की खेती से संबंधित था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने महात्मा गांधी को चंपारण आने तथा कृषकों की समस्या जांच करने के लिए राजी किया। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल थे, गलत हो जाएगा। चंपारण जांच में अनिवार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है जे.बी. कृपलानी, जो उसमें एक शिक्षक का रोल प्ले कर रहे थे। केवल 2, ठीक है। उसमें और भी नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। गांधी जी के सहयोग में आचार्य जे.बी. कृपलानी के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, C.F. एंड्रयूज, डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा, राज किशोर प्रसाद, H.S. पुलाक इत्यादि शामिल थे।
नेक्स्ट, चंपारण संघर्ष में निम्नलिखित में से किन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा के द्वारा साथ दिया था, ना कि बुलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है? राजकुमार शुक्ल। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? महात्मा गांधी के द्वारा नियोजित विकास का, ठीक है, नियोजित विकास का विरोध किया, जो कि उस समय देखिए औद्योगिकरण और मशीनीकरण का जो युग था अंग्रेजों के द्वारा जो किया जा रहा था, ठीक है, गांधी जी का यही आर्गुमेंट था कि भाई अंग्रेज जो भी काम करवा रहे हैं भारतीयों के माध्यम से अगर होता तो फिर इनको कम से कम आजीविका का साधन तो उपलब्ध हो पाता। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे यही थी, इसीलिए पंचायतों तक की बात करते थे। चंपारण आंदोलन से कौन संबंधित नहीं था? ये थे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, उस समय तो स्टूडेंट होंगे। चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे नहीं था? कौन नहीं था? तो अनुग्रह नारायण जांच समिति में, ध्यान रखिएगा। चंपारण कृषि के जांच समिति का अध्यक्ष FG स्लाई थे। इसके सदस्य बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, डीजे रीड, महात्मा गांधी, LC अदामी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, G रैनी, जबकि MEL टेनर सचिव थे। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के पश्चात गांधी जी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आरंभ किया। कहाँ किया? चंपारण में किया। बार बार देखिए वही मामला आ रहा है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। 19वीं सदी के समाप्ति होते होते जर्मनी के रासायनिक रंगों में बाजार ने नील का स्थान ले लिया, इसीलिए समस्या हो गई। लेकिन कब? 19वीं सदी के समाप्त होते होते। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया? चंपारण में। निम्नलिखित स्थानों में कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह प्रारंभ किया? कहाँ प्रारंभ किया? चंपारण में। बिहार के कौन से स्थान में गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह स्थापित किया था? कहाँ? चंपारण में। निम्नलिखित में से किसने नील की खेती के संबंध में चंपारण में महात्मा गांधी को आमंत्रित किया था? उनका नाम था राजकुमार शुक्ल। निम्नलिखित कथनों में से कौन चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही नहीं है? कौन सही नहीं है? तो यह प्रथम आंदोलन था जिसमें MK गांधी ने संपूर्ण भारत के स्तर पर आरंभ किया था। सही नहीं है, जबकि संपूर्ण भारत का स्तर पर नहीं था, बल्कि चंपारण बिहार तक सीमित था। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? NG रंगा के द्वारा विरोध किया गया था। ध्यान रखिएगा, NG रंगा के द्वारा और विरोध किया गया। उसी समय इनको महात्मा की उपाधि भी दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण क्या था? खेड़ा में मजदूरों के किसानों के लेके अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। बिल्कुल सही है। प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में अस्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। गुजरात में देखिए उन सारे क्षेत्रों में मेरे ख्याल से उधर महलवाड़ी व्यवस्था ही लागू होना था, ठीक है, और वही लागू हुआ गुजरात के क्षेत्रों की तरफ। तो ठीक है फ्रेंड्स, देखिए केवल और केवल इसका एक उत्तर है। काफ़ी ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट को हम लोगों ने कंप्लीट किया। कल बात करेंगे हम लोग किसान आंदोलन और किसान सभा की, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। इतने लंबे टॉपिक है, ठीक है, तेज़ी से आप लोग इसे रिवीजन कीजिए और इसका PDF पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। जितना भी घटना चक्र की विदिन की कोई भी सब्जेक्ट है, जितना भी देखिए मैं सब्जेक्ट करा रहा हूँ, सबको मैं PDF प्रोवाइड करते चल रहा हूँ। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है, ज्वाइन कर लें। पूरी की पूरी हेल्प वहाँ से आप लोगों को मिलती रहेगी। एंड रिवीजन की प्रक्रिया जारी रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।